नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी ये खास पेशकश डिफेंस @78। जी हां, राष्ट्र अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर करोड़ों देशवासी बेफिक्र होकर आजादी के जश्न में शरीक हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश को आजादी मिली, दुश्मन पड़ोसी देशों ने भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 5 बड़े युद्धों से मिले सबक की बदौलत भारत खुद को लगातार ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाता चला गया। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां हिंद की तरफ दुनिया का कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता है। देश में आजादी का जश्न, ताकत में भारत का परचम। अंग्रेजों से मिली आजादी, पड़ोसी देशों ने नापाक चाल चली। पड़ोसी देशों से हुए हमले, भारत ने ताकत में इतिहास रचे। सरहद पर मुंहतोड़ जवाब, विश्व में भारत की बड़ी साख। चौथी सबसे ताकतवर सेना, दुश्मन को आए पसीना। मेक इन इंडिया पर जोर, भारत में बने हथियार बेजोड़। भारत ने लड़े 5 युद्ध, रण में दुश्मन को चटाई धूल। $62,000 करोड़ का बजट, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर। पंद्रह अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारत को रक्षा क्षेत्र में हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन स्वतंत्रता के 77 साल बाद आज हिंद के पास दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा ताकतवर सेना है। पड़ोसी देशों से मिलती चुनौतियों के मद्देनजर भारत ने बड़े पैमाने पर हथियारों का स्वदेशीकरण शुरू किया। आज भारत में बने हथियारों को हासिल करने के लिए दुनिया के कई देश कतार में लगे हुए हैं। लेकिन आज की मजबूत स्थिति तक पहुंचने के लिए पिछले 8 दशक में भारत को बेहद मुश्किल सफर तय करना पड़ा। भारत एक ऐसा देश है जो अमन और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन जब भी बात देश की आन पर आती है तो भारत अपने दुश्मनों से निपटना भी जानता है। भारत ने आजादी के बाद इन 77 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। एक दौर वो भी था जब हम रक्षा के क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के मोहताज थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में भारत की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, उस ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रहा है। आयात कम करने का यह मतलब नहीं है कि उन सामानों की देश को जरूरत नहीं है
या उन सामानों का प्रयोग हमने बंद कर दिया है, बल्कि उन सामानों को अब भारत अपने देश में ही बनाने पर फोकस कर रहा है। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा है। भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में भी शानदार प्रगति की है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत के पास आज राफेल जैसे लड़ाकू विमान है। आज दुनिया भारत को परमाणु हथियारों से संपन्न देश कहती है। स्वतंत्रता के बाद भारत को रक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था। सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। साथियों, आज जब हम डिफेंस में आत्मनिर्भर भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, तब यह भी आवश्यक है कि बीते दशकों में जो हुआ उससे हम सबक भी लेते रहे। इससे हमें भविष्य का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें अपनी समृद्ध मैरीटाइम हेरिटेज के दर्शन होते हैं। भारत का समृद्ध ट्रेड रूट इस विरासत का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। किस ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी, कैसे हवा की दिशा के साथ आगे बढ़कर हम पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी ताकत थी। हालांकि 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसी प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। डीआरडीओ की स्थापना ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीआरडीओ ने मिसाइल रक्षा प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और उन्नत रडार प्रणालियों समेत विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित किया। शैक्षणिक संस्थानों और इस क्षेत्र में दक्ष निजी जानकारों के सहयोग के साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान और नवाचार के विकास को सुविधाजनक बनाया है। भारत ने धीरे धीरे सैन्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व को पहचाना। भारत ने विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई और स्वदेशी अनुसंधान और विकास पहल को बढ़ावा देते हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत कई रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना हुई। 1974 और 1998 में अपने परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन के साथ रक्षा के क्षेत्र में भारत की यात्रा को और गति मिली। इसने भारत को परमाणु सशस्त्र देशों की लीग में लाकर खड़ा किया, जिससे क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। इसके साथ ही अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास ने देश की शक्ति को प्रदर्शित किया। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने 2016 में रक्षा खरीद नीति पेश की। इस नीति ने आयात पर निर्भरता पर चिंताओं को संबोधित करते हुए स्वदेशी विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई। बीते एक दशक में भारत का रक्षा निर्यात 25 गुना यानी करीब 2400% बढ़ चुका है। लोवी इंस्टीट्यूट पावर इंडेक्स की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि डिफेंस सेक्टर में भारत दुनिया के सिरमौर देशों की कतार में गर्व और इज्जत के साथ खड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य क्षमता के 5 पैमानों और प्रतिरोध क्षमता के 5 पैमानों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने बीते 6 दशकों में सैन्य खर्च में काफी बढ़ोतरी की है। सैन्य खर्च के मामले में भारत सार्क देशों के मुकाबले काफी आगे है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1960 के बाद से भारत ने लगातार अपने सैन्य खर्चे में वृद्धि की है। यही नहीं, विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले चोटी के 3 देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बड़ा करार किया है। सरकार ने 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए HAL को 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ये रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा मेक इन इंडिया ऑर्डर है। कुल 83 विमानों की आपूर्ति पूरी होने तक सालाना करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। कई दूसरे मुल्कों ने भी तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।
सुपर पावर अमेरिका भी भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में दिलचस्पी दिखा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन के साथ लगती सीमाओं पर निगरानी के लिए एआई संचालित मल्टीरोल ड्रोन भी विकसित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 22,000 करोड़ रुपए की लागत से 56 C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश में ही निर्माण करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस डिफेंस के बीच करार हुआ है। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से निजी क्षेत्र को दिए गए सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में से एक है। इस सौदे के जरिए देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नया बल मिलने वाला है। C295MW को शामिल करना भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। C295MW विमान खरीदने की वजह उम्र दराज हो चुके AVRO फ्लीट को बदलने की कवायद है। 56 में से 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा बनाए जाएंगे। देश में ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि भारत का डिफेंस सेक्टर आजादी से पहले भी काफी मजबूत हुआ करता था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जहां आर्टिलरी गन समेत कई तरह के सैनिक साजो सामान हमारे देश में बना करते थे। दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों के हम एक अहम सप्लायर थे। हमारे हॉवित्जर तोपों, ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बनी मशीन गनों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था। हम बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया करते थे। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में डिफेंस कॉरिडोर का खासा महत्व है। डिफेंस कॉरिडोर में कई शहर शामिल हैं। इन शहरों में सेना के काम आने वाले सामान के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित होगी। इस कॉरिडोर में बड़ी सरकारी और निजी कंपनियों के साथ MSAE कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ इस कॉरिडोर में शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में चेन्नई, होसूर, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली शहरों को शामिल किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइलें अब देश में ही बनाई जाएंगी। भारत रक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद इस स्थान पर पहुंचा है। आजादी के कुछ समय बाद ही अक्टूबर 1947 में भारत पाक युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, वो शुरू हो गया। कबायलियों के हमले के नापाक मंसूबे को चकनाचूर करते हुए हमारी सेना ने पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। आजादी के बाद सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया गया। देश में 21 और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1956 में HAL कंपनी ने भारत के पहले फाइटर HF-24 मारुत को प्रसिद्ध जर्मन डिजाइनर कर्ट टैंक के नेतृत्व में डिजाइन करना शुरू किया था। HAL ने लाइसेंस के तहत पोलैंड ग्नैट का भी निर्माण किया। वो पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध के दौरान अमेरिकी मूल के F-86 सबर्स पर अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसे उस युग का सबसे अच्छा डॉग फाइट माना जाता था। वहीं आज की बात करें तो सैन्य मामलों पर खास नजर रखने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना का दर्जा दिया गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद सैन्य शक्ति के मामले में भारतीय सेना का ही नाम आता है। भारतीय सेना का संख्या बल 14,55,000 का है। भारत के पास रिजर्व फोर्स में भी 11,55,000 सैनिक हैं। इसके अलावा भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। सेना के पास में 4,614 T-90 और भीष्म जैसे टैंक और 1.5 लाख के करीब सैन्य वाहन हैं। सेना के जखीरे में 3500 आर्टिलरी और 702 रॉकेट आर्टिलरी भी मौजूद है। इसके अलावा सेना के पास अत्याधुनिक ड्रोन भी मौजूद है। भारतीय सेना के पास में छोटी, मध्यम और लंबी तीनों तरह की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। सेना के पास में अग्नि, ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय जैसी कई मिसाइलें मौजूद हैं, जो इसे एक मिसाइल फोर्स की तरह बनाती है। इन मिसाइलों के अत्याधुनिक रडार और अचूक निशाने से बचना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा सेना के पास में दुश्मन देशों की मिसाइलों से बचने की भी तकनीक मौजूद है। सेना के पास रूस में निर्मित S-400 और स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। भारत 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों साल की गुलामी से आजाद तो हो गया, लेकिन देश की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारत को 77 साल में 5 युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन हिंद ने हर विपत्ति का डटकर सामना किया और देखते ही देखते चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया। जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, आज भारत की सैन्य ताकत उनसे बहुत अधिक है।
भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना माना गया है। दुनिया की 10 सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि रूस और चीन की सेना को दूसरे और तीसरे नंबर की ताकतवर सेना माना गया है। भारत को करीब 200 साल तक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज आज सैन्य ताकत के मामले में भारत से बहुत पीछे हैं। सबसे ताकतवर देशों की सूची में ब्रिटेन का 8वां स्थान है, जिससे भारत 4 कदम आगे यानी चौथे स्थान पर काबिज है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुआ था, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और आखिरकार स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। भारतीय सेना की स्थापना लगभग 129 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल 1895 को की थी। स्वतंत्रता के चंद महीने बाद ही कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध 1947 में शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना का समर्थन पाकर काबिलियाई आदिवासियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमलावर श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। संकट बढ़ता देख जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। इसके बाद भारत की सेना जंग में कूदी। भारतीय सेना ने कश्मीर के 2/3 हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। आखिरकार 1 अक्टूबर 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ। आजाद भारत का दूसरा युद्ध चीन के साथ लड़ा गया। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और दूसरे इलाकों में हमले शुरू कर दिए। युद्ध के दौरान भारतीय जवान दशकों पुरानी 303 बंदूक के सहारे लड़ रहे थे, तो चीनी सैनिकों के पास मशीन गन थी। इसके बावजूद रेजांगला दर्रे में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। इस दौरान चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना बेहतर थी, लेकिन उसे हमला करने का आदेश नहीं दिया गया। वायुसेना से मदद मिली होती तो नतीजा भारत के पक्ष में हो सकता था। इस युद्ध का अंत 20 नवंबर 1961 को चीन की ओर से युद्ध विराम के ऐलान के साथ हुआ। 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध हुआ, जिसे दूसरे कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 22 दिनों तक चला। युद्ध की शुरुआत पाक के ऑपरेटर जिब्राल्टर के कारण, जिसके तहत उसने कश्मीर में सेना की घुसपैठ कराने की योजना बनाई थी। पाकिस्तानी सेना के करीब 30,000 जवान स्थानीय लोगों की वेशभूषा में कश्मीर में घुसपैठ कर गए। इसकी भनक भारतीय सेना को लगी तो युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाक ने ताकतवर पैटर्न टैंक इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में बड़े स्तर पर भारत ने अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल किया। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए इस तीसरे युद्ध में भारत ने भारी जीत हासिल की। इस हार से पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। युद्ध में भारत की तीनों सेनाओं के समन्वय ने शानदार जीत दिलाई। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में 96,000 पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में समझौता हुआ। इसके बाद सभी युद्ध बंदियों को सकुशल पाकिस्तान भेज दिया गया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई तक चला। कारगिल की पर्वतीय चोटियों पर पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों को खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत के 597 सैनिक शहीद हो गए। इस युद्ध में तोप ने निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन एक समय तोप के गोलों की कमी महसूस हो गई। इजराइल ने युद्ध में तकनीकी तौर पर भारत की बड़ी मदद की। साल 2024 और 25 के बजट में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के लिए 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटन किया है। यह सभी मंत्रालयों के बजट आवंटन से ज्यादा है। केंद्र सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो कुल खर्च करने जा रही है, यह उसका 13% है। रक्षा बजट में निरंतर बढ़ोतरी का ही परिणाम है कि भारत अब दुनिया में डिफेंस का पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के साथ चल रहा है। कोई भी राष्ट्र जब ऐसा ऊंचा लक्ष्य लेकर चलता है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसने इसे हासिल करने के लिए पुख्ता जमीन तैयार की हो, पॉलिसी और सामाजिक स्तर पर ठोस फैसले लिए हो और आगे भी हर जरूरी कदम उठाने में ना हिचकिचाए। आजादी के बाद से भारत के सामने संप्रभुता ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती थी। ये चुनौती कई बार पड़ोसी मुल्कों से मिली, तो कभी आतंकवाद और नक्सलवाद ने हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हमेशा भारत को अपनी सैन्य तैयारी चुस्त रखने की जरूरत बनी रही। आज के दौर में जब हिंद महासागर के गलियारे पर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नजर है, ऐसे में भारत को अपनी नौसेना को भी मुस्तैद रखना जरूरी है। मतलब हमारी सैन्य जरूरतें ज्यादा और गंभीर है। बता दें कि भारत में इस साल बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 6,21,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट 2012 से 13 के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। वहीं 1951 से 52 में रक्षा क्षेत्र का कुल बजट
अनुमान मात्र 375.43 करोड़ रुपए का था। लगातार बढ़ते बजट और मेक इन इंडिया की वजह से ही भारत आज रक्षा के क्षेत्र में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हुआ है। इसमें निजी क्षेत्र का भी जबरदस्त योगदान मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 20 से 30% सालाना वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसमें निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है और रक्षा निर्यात में उसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। मोदी सरकार का लक्ष्य साल 2028 से 29 तक सालाना रक्षा उत्पादन करीब 3 गुना करने का लक्ष्य है। 2024 से 2025 में कुल रक्षा उत्पादन का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए का है। भारत ने अब तक 4,666 सूचीबद्ध वस्तुओं में से 2,920 रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण कर लिया है। मतलब ये भारत में ही और भारत की जरूरत के हिसाब से ही बनाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना पिछले 2 से 3 साल में ही 60,000 से ज्यादा कंपोनेंट्स का स्वदेशीकरण कर चुकी है। रक्षा क्षेत्र में खर्चे के नजरिए से देखें तो दुनिया में भारत आज 83.6 बिलियन डॉलर रक्षा व्यय के साथ अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे स्थान पर खड़ा है। भारत के बाद सऊदी अरब, यूके और जर्मनी जैसे देश आते हैं। फ्रांस और जापान तो और भी पीछे हैं। 2009 में भारत 9वें पायदान पर था। रक्षा के क्षेत्र के जानकारों के अनुमान है कि मौजूदा रक्षा नीतियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि साल 2029 से 30 तक रक्षा के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय कुल बजट के 37% तक ले जाने का लक्ष्य है। ये रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के साथ प्रगति की दिशा में सरकार की रणनीतिक प्रतिबद्धता भी जाहिर करता है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। रक्षा क्षेत्र में भारत के बुलंद इरादे का ही नतीजा है कि अगले वित्तीय वर्ष से हम अपने सभी गोला बारूद का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार का रक्षा क्षेत्र के विकास पर जोर का अंदाजा हाल में डिफेंस सेक्टर के लिए हुए कुछ डील से लगाया जा सकता है। सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपए की डील की गई है। भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए मझगांव डॉक के साथ 1070 करोड़ रुपए का करार हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत 39,125 करोड़ रुपए की 5 बड़ी खरीदारी की डील हुई है। इनके अलावा रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 92,000 करोड़ रुपए के बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में तरक्की तो की ही है, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। आज दुनिया के देशों में खुद को ताकतवर बनाने की होड़ लगी हुई है और भारत भी खुद को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य व्यवस्था और तंत्रों को मजबूत कर रहा है। वहीं पिछले कई सालों में भारत ने सैन्य और सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में काफी मजबूती पाई है। सरकार भी सैन्य मजबूती पर ध्यान दे रही है। भारत की सैन्य स्थिति इतनी मजबूत हुई है कि हिंदुस्तान न सिर्फ अपने बल्कि समुद्री क्षेत्रों में दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। हमारी खास पेशकश डिफेंस @78 में अभी इतना ही।
देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।